हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीकली डिफेंस अपडेट के एक नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस वीक कौन कौन सी न्यूज रही है सबसे ज्यादा चर्चा में। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरी की मिसाइलों को खरीदने में लाएगा तेजी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रमुख रक्षा समीक्षा में कहा है कि चीन से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए वो लंबी दूरी की मिसाइलों को खरीदने में तेजी लाएगा। इस मिसाइल एज में ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक रूप से अलग थलग होने के कारण उसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। रिपोर्ट में जो तुरंत सुझाव दिए गए हैं उनकी आपूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार 12 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी। 110 पेजों के इस डॉक्यूमेंट में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस रणनीति में सबसे बड़े बदलाव के बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिव्यू 2023 में भारत और जापान जैसी क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों के साथ रिश्तों में विस्तार देने की बात भी कही गई है। ताइवान को लेकर चीन के नजरिए के कारण क्षेत्र में बढ़ते तनाव के दौरान ऑस्ट्रेलिया का यह डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिव्यू जारी हुआ है। चीनी नौसेना दक्षिण चीन सागर में अपनी बढ़ी हुई मौजूदगी स्थापित कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत वो इस क्षेत्र पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा है। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया को 220 क्रूज मिसाइल बेचने के लिए 895 मिलियन डॉलर के सौदे की मंजूरी की थी। नंबर 9, भारत में सुरक्षा प्रणालियों को उच्च स्तर पर लाने की कोशिश। भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने पर चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि नौसेना आत्मनिर्भरता में सबसे आगे बढ़ रही है। 2047 तक इंडियन नेवी पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर नौसेना बन जाएगी। हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति और भारतीय नौसेना इसके लिए कितनी तैयार है, इसे लेकर भी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना इसे लेकर पूरी तरीके से तैयार है और हम चीन की सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए हिंद महासागर में सर्विलांस भी किया जा रहा है, साथ ही राडार सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही नौसेना में 3 से 6 वारशिप भी सेना में शामिल किए जाएंगे। भारत की तरफ से युद्धाभ्यास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चीन की तरफ से पीछे 10 सालों में 148 जहाजों और सबमरीन को नौसेना में कमीशन किया गया है। ये वाकई एक बड़ी संख्या है। चीन नए युद्धक विमान और जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण कर रहा है। नौसेना प्रमुख ने इस दौरान कहा कि जहां तक हमारी जानकारी है, चीन की ओर से अगले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान को 50 प्लेटफॉर्म फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए 8 नई सबमरीन भी बनाई जा रही हैं। इसके अलावा भी कई तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क भी किया जा रहा है। नंबर 8, भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाला है नागास्त्र। इंडियन आर्मी मेक इन इंडिया पहल के तहत 450 से अधिक पूरी तरह से स्वदेशी नागास्त्र लॉटरिंग म्यूनिशन खरीदने जा रही है। इसके लिए सेना ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नागपुर की भारतीय कंपनी को 450 लॉटरिंग म्यूनिशन का ठेका मिला है। सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर को भारतीय सेना को मानव रहित विमान यानी कि नागास्त्र की आपूर्ति का ठेका मिला है। यह अनुबंध स्वदेशी हथियार बनाने वाली कंपनी ने पोलैंड और इजराइल को हराकर हासिल किया है। 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री वाले नागास्त्र 1 में कई विश्व स्तरीय विशेषताएं हैं। नागास्त्र 1 आने के बाद अपना कोई भी नुकसान किए बिना ये दुश्मनों को खत्म करने में काफी कारगर साबित होगी। यह पाकिस्तान व चीन जैसे देशों के बीहड़ इलाकों में भी दुश्मन की सेना का बड़ी आसानी के साथ सफाया कर सकेगी। चीन वायु और थल सेना को भी मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, चीनियों ने अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे भारतीय विमानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर लिया है। वहीं भारत किसी भी चीनी दुस्साहस से निपटने के लिए नियमित रूप से पूर्वी लद्दाख सेक्टर में नए राडार और वायु रक्षा प्रणाली की तैयारी कर रहा है। नंबर 7, यूक्रेन ने पाकिस्तान से मिले हथियारों की गुणवत्ता को कहा घटिया। यूक्रेन के एक सैनिक कमांडर ने पाकिस्तान से मिले हथियारों की गुणवत्ता को घटिया करार दिया है। इससे पहले किया गया वो दावा फिर से चर्चा में आ गया है कि पाकिस्तान ने रूस के साथ जारी लड़ाई में यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की है। रूस भी पाकिस्तान को लेकर ऐसा दावा कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के रूस के दावे को फिर से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने यूक्रेन को हथियार न देने का दावा किया है। मुमताज जहरा बलोच के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में पाकिस्तान का रुख हमेशा तटस्थ रहा है और उसने यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं दिए। हालांकि पाकिस्तान और यूक्रेन ने कभी भी हथियारों के किसी लेन देन की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की है। इस साल जनवरी में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को बताया था कि वे पाकिस्तान से हथियार मिलने की किसी खबर पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। नंबर 6, चीन ने पाकिस्तान को दी SS-15 हावित्जर। चीन ने पाकिस्तान को SS-15 हावित्जर की सप्लाई स्टार्ट कर दी। SS-15 का इस्तेमाल सीधी फायरिंग भूमिका निभाने के लिए किया जा सकता है, जिसे पाकिस्तानी सेना बहुत पसंद करता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान इस तोप की मदद से भारत के खिलाफ मारक क्षमता में इजाफा करना चाहे। पाकिस्तान की सेना वर्तमान समय में M109A5 का प्रयोग कर रही है, जिसे अमेरिका
ने तैयार किया है। साल 2019 में जब भारत के साथ तनाव चरम पर था, पाकिस्तान सेना ने SF-15 हवाईजर आर्टिलरी गन खरीदने के लिए टीम की नॉर्दर्न इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। पाकिस्तान ने तब ऐलान किया था कि वह इन तोपों में से 236 तोपों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लॉज के तहत खरीदना चाहता है और उन्हें इंडस्ट्री पर तैनात चाहता है। इसकी कीमत पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और 150 mm और 52 कैलिबर लॉन्ग रेंज हॉवित्जर डबल बैरल ब्रेक के साथ में आती है। एक बार में इससे 60 राउंड का गोला फायर किया जाता है। नंबर 5, ईरानी नौसेना के कमांडो ने अमेरिका जा रहे एक तेल टैंकर को किया सीज। नकाबपोश ईरानी नौसेना के कमांडो ने ओमान की खाड़ी में अमेरिका जा रहे एक तेल टैंकर को जब्त करने के लिए एक हेलीकॉप्टर की मदद से धावा बोला था। ईरानी नौसेना के कमांडो ने ओमान की खाड़ी से अमेरिका जा रहे जिस तेल टैंकर को जब्त किया था उसके सभी 24 चालक दलों के भारतीय होने का पता चला है। आपको बता दें कि तुर्की द्वारा प्रतिबंधित और चीनी स्वामित्व वाले इस टैंकर को ईरान द्वारा जब्त किए जाने की यह नवीनतम घटना है। परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को लेकर अमेरिका के साथ उसके तनाव के बीच यह घटना है। टैंकर के प्रबंधक ने बयान जारी करके बताया कि टैंकर को एक अंतरराष्ट्रीय विवाद के आधार पर ईरानी नौसेना द्वारा एक बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था। हालांकि अभी भारत की ओर से इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेरिका ने ईरान की नौसेना द्वारा तेल टैंकर को जब्त करने की कार्रवाई का भी विरोध किया है। एक कमांडो एक हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे एडवांटेज स्वीट नामक तेल टैंकर के डेक पर उतरा, जिसके बाद कमांडो ने चालक दलों को कब्जे में लेकर अपने क्षेत्र की ओर तेल टैंकर को ले गए। पिछले 2 वर्षों में तेहरान द्वारा वाणिज्यिक पोत को कब्जे में लेने की यह 5वीं कार्रवाई है। टैंकर पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा हुआ था। शुक्रवार को अमेरिकी नेवी ने टैंकर जब्त होने की जानकारी दी। वहीं ईरान की आर्मी ने कहा कि उन्होंने टैंकर को जब्त किया क्योंकि टैंकर इंटरनेशनल वाटर में एक ईरानी नाव से टकरा गया था। इसके बाद से नाव में सवार 2 ईरानी क्रू मेंबर लापता है, वहीं कई लोग घायल हैं। नंबर 4, तेजस को खतरनाक मिसाइलों से लैस करने की चल रही है तैयारी। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को 2 खतरनाक मिसाइलों से लैस करने की तैयारी चल रही है। इसमें एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल AIM-132 और एक्टिव राडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मेटियोर लगाई जा रही है। दोनों ही मिसाइलें बेहद खतरनाक, सटीक और तेज गति से उड़ती हैं। इसके अलावा इस फाइटर जेट में उत्तम राडार लगाने की भी तैयारी चल रही है। राडार लगने के बाद मेटियोर मिसाइल और राडार का कॉम्बिनेशन बेहद ही खतरनाक हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 123 तेजस फाइटर जेट मांगे थे, जिनमें से 26 डिलीवर किए जा चुके हैं। ये सभी तेजस मार्क 1A हैं। ऐसे अभी 13 और दिए जाएंगे। इसके बाद 83 फाइटर जेट्स तेजस मार्क 1A होंगे, जो 2024 से 2028 के बीच मिलेंगे। फिलहाल तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन हैं, दोनों सुलूर एयरफोर्स बेस पर मौजूद हैं। एक का नाम फ्लाइंग डैगर्स है और दूसरे का नाम फ्लाइंग बुलेट। तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है। इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को लगाया जाएगा। फिलहाल इसमें एंटी शिप मिसाइल KH-35 और KH-59 लगे हुए हैं। नंबर 3, 5 महिला अफसरों को पहली बार सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में किया गया कमीशन। 5 महिला अधिकारियों को पहली बार सेना की आर्टिलरी में कमीशन किया गया है। भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में अनुमति देकर महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया है, जो सेना की एक प्रमुख शाखा है। 29 अप्रैल को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई में सफल प्रशिक्षण के बाद 5 महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो गई हैं। सेना में महिला अफसरों को उनके पुरुष समकक्षों की तरह समान अवसर और चुनौतियां दी जा रही हैं। इसी क्रम में आर्टिलरी की रेजिमेंट में पहली बार 5 महिला अफसरों को कमीशन दिया गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन युवा महिला अधिकारियों को सभी प्रकार की आर्टिलरी इकाइयों में तैनात किया जा रहा है, जहां उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रॉकेट, मीडियम फील्ड और सर्विलांस एंड टारगेट एक्विजिशन जैसे उपकरणों को संभालने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और एक्सपोजर मिलेगा। 5 महिला अधिकारियों में से 3 उत्तरी सीमाओं पर और अन्य 2 पश्चिम में चुनौतीपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन पाने वाली महिला सैन्य अधिकारियों में लेफ्टिनेंट महक सैनी को एक साटा रेजिमेंट में, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को फील्ड रेजिमेंट में, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल को एक मीडियम रेजिमेंट में और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को एक रॉकेट रेजिमेंट में जगह दी गई है। नंबर 2, भारत चीन से निपटने के लिए बना रहा है नई सेना। 2 साल पहले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी थी कि चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। चीन ईरान और तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण पहल के बाद जल्द ही अफगानिस्तान में कदम रखेगा। जनरल रावत ने सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत का हवाला दिया था और पश्चिम देशों के मुकाबले इस्लामी दुनिया के साथ चीन के बढ़ते संबंधों का भी जिक्र किया था। उसी दौरान रावत ने रॉकेट फोर्स का भी जिक्र किया था। अब चीन से बढ़ते खतरों के बीच भारत रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी में है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने प्रलय और निर्भय
लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास पूरा कर लिया है। जल्द ही भारतीय रक्षा मंत्रालय 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की 250 यूनिटों का ऑर्डर देने वाला है। रॉकेट फोर्स को सबसे ज्यादा चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसका दूसरा निशाना पाकिस्तान होगा। बता दें कि ये कदम पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय से भारतीय वायुसेना के लिए इन मिसाइलों की नई यूनिट को मंजूरी देने के बाद उठाया गया है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की ये इकाइयां रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। एक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती है। इस मिसाइल को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। नंबर 1, चार्ली 130J विमान रात में सूडान की एक जर्जर हवाई पट्टी पर उतारा गया। भारतीय वायुसेना युद्ध में धधक रहे सूडान की जमीन पर उतरकर अपनी तरह का पहला ऑपरेशन चलाया है। करोड़ कमांडो की सुरक्षा में चार्ली 130J सुपर हरकुलस विमान रात में सूडान की एक जर्जर हवाई पट्टी पर उतारा गया। वहां से 121 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित चिताह तक पहुंचाया गया। घना अंधेरा होने की वजह से पायलट ने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से यहां पर विमान को लैंड कराया। साहसिक ऑपरेशन 27-28 अप्रैल की रात को चलाया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि जानकारी मिली कि खार्तूम से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी वादी शहीदीना हवाई पट्टी के पास भारतीय नागरिक जमा है। इनमें एक गर्भवती और कुछ बीमार लोग हैं। लैंडिंग और टेक ऑफ में टोटल 2.5 घंटे का समय लगा। इस दौरान 8 करोड़ कमांडो ने लोगों को चारों तरफ से सुरक्षा घेरा प्रदान किया। इसके अलावा शनिवार को 200 भारतीयों के साथ एक और विमान नई दिल्ली पहुंच गया है। डिफेंस अधिकारियों ने बताया कि चार्ली 130 सुपर हरकुलस विमान के कैप्टन रवि नंदा है। उनके ही नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। रवि इससे पहले भी पिछले साल अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का हिस्सा थे। तब उन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया था। सूडान के वादी शहीदीना में बना रनवे बेहद ही खराब हालत में है। यहाँ ना तो नेविगेशन में मदद के लिए कोई मौजूद था, ना फ्यूल का प्रबंध था और ना ही लाइट लगी थी जिसकी मदद से रात में विमान को लैंड कराया जा सके। इसके बावजूद वायुसेना के पायलट इस हवाई पट्टी पर लैंडिंग कराने में सफल रहे। रनवे पर कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर की मदद ली। 2.5 घंटे तक हवाई पट्टी वायुसेना के ही कब्जे में रखी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।